हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट की थी सीरीज़ फॉर 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लास्ट चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो देख लो। टोटल 8 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चैप्टर्स की लिंक है, हर एक वीडियो की लिंक है। अगर नहीं देखे लास्ट तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, नीचे ही आपके वहाँ पे जाओ, वहाँ पे हर एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ में एक लाल बटन है वहाँ पे सब्सक्राइब का। ओके, स्टडी अगर कंटिन्यू रखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो लाल बटन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो, और अगर आपको हेल्प हो रही है वीडियोस से स्टडी में तो आप दूसरे को भी हेल्प करो, इसके लिए वीडियो शेयर करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 9 है हमारा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे आज। ऐसे ही मैं, जैसे कि आपको पता है चैप्टर 8 जिन्होंने मुझे फॉलो किया, सब्सक्राइब किया है, उनको पता है कि मैंने किस तरह से स्टडी करवाई है। 8 चैप्टर पूरे कंप्लीट करवाए। ऐसा नहीं है कि भाई चलो थोड़ा सा आया, फटाफट ऊपर ऊपर से बता दिया और वीडियो बना के ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं, परफेक्टली पूरा बताती हूँ। साथ में आपके कंसेप्ट भी क्लियर करवाती हूँ, थियरी पूरा करवा के फिर सम, प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करती हूँ। यानी परफेक्ट वे में है, एक भी वीडियो इधर उधर नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। पार्ट यानी अगर पार्ट 2 3 ऐसा स्टार्ट मत करना, यानी कि बीच में से पार्ट स्टार्ट मत करो, पहले से स्टार्टिंग से पार्ट 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे कि चैप्टर 1 है तो उस पर 13 वीडियोस है, तो पार्ट 1 से स्टार्ट करो तो पार्ट 1 to 13 तक पूरे वीडियोस, उसमें पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और इतना किया तो इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा आपको। फिर भी आपकी इच्छा कर सकते हो, लेकिन इतना किया तो इनफ हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं हम। आज लेते हैं हमारा चैप्टर 9, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले बताया वैसे मैं पहले आपको पूरा मीनिंग वगैरह बता दूंगी। इसमें बहुत अच्छी नई चीज़ें इंक्लूड की है। ठीक है, जैसे आपको पता है चैप्टर हमारा सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो इसमें क्या चेंजेस है, ये जो है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें काफ़ी नई चीज़ें इंक्लूड की है जो मैं आपको एकदम ईजी वे में बताऊँगी। ठीक है, जैसे कि अभी हम देखेंगे, जैसे कि कंटेंट आपके पास मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फिर टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर आपके पास है कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो तीनों पे प्रैक्टिकल सम्स है तो हम कवर करेंगे। ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर, चैप्टर 9 के सीरीज़ के अंदर हम ये तीनों पे सम्स लेंगे, साथ में देखेंगे आगे क्या है। फिर ये मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, इस पे भी प्रैक्टिकल सम है। तो पहले तो मैं आपको ये तीनों का मीनिंग बता दूंगी, भाई मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव तो ठीक है ये सब आप पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन, बट पहले तो जानना जरूरी है ना भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फिर कंपेरेटिव क्या है, कॉमन क्या है, कैश फ्लो क्या है, ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो क्या है। तो कैसा करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे कि पहले मैं ये मीनिंग वगैरह बता दूंगी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, फिर उसके बाद कंपेरेटिव का पूरा ये बता दूंगी कि क्या है क्या नहीं है इसके अंदर मीनिंग वगैरह, और साथ में फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट फॉलो करना है और ये फॉर्मेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना ताकि आपकी एक भी चीज़ छूटे नहीं। ठीक है, इसमें फॉर्मेट बहुत मायने रखेगा क्योंकि ये पूरे सम्स आपके फॉर्मेट पे ही है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट बोलो या कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलो, ये दोनों सम आपके फॉर्मेट पे है। अब अभी तक आप जो फॉर्मेट बनाते थे बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तो वो कैसा था, हॉरिजेंटल फॉर्म में बनाते थे, लेकिन अब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा वर्टिकल फॉर्म में, जो 12th के बच्चों के लिए एकदम न्यू है। ठीक है, तो कुछ नहीं, इतना कुछ डरने जैसा भी नहीं कि भाई न्यू चैप्टर से न्यू इसके अंदर बैलेंस शीट है, न्यू इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन आपके लिए एक दो बार मैं आपको बताऊंगी, मुझे फॉलो करते रहो तो आपको ये भी इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब करना क्या है इसके अंदर, हम देखेंगे आज मीनिंग क्या है इसका और टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
टाइम मिलेगा तो हम ये भी देख लेंगे भाई कंपेरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट वगैरह देखते हैं। ठीक है, पहले तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने इंट्रोडक्शन टू रेशियोज। ठीक है, ये रेशियोज है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, ये रेशियो, इस पे भी सम्स, प्रैक्टिकल सम्स है। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि ये सब चीज़ें है क्या, फिर हम लोग सम पे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास है बैलेंस शीट रेशियो, इनकम स्टेटमेंट रेशियो और कंबाइंड और मिक्स रेशियो। कंबाइंड एंड मिक्स रेशियो है इन द सेंस कि आपके पास बैलेंस शीट रेशियो और इनकम स्टेटमेंट रेशियो। ठीक है, इन दोनों का मिक्स रहेगा, वो कंबाइंड या मिक्स रेशियो बोलते हैं इसको। अब बैलेंस शीट रेशियो में कौन से रेशियोज है, इनकम स्टेटमेंट यानी कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट, यही है आपका यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट रेशियो। कुछ नया नहीं है, नाम खाली यहाँ पे लिखा है इनकम स्टेटमेंट, बाकी आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे वैसा ही है, लेकिन वर्टिकल शेप में, बस इतना फर्क है। यहाँ पे भी बैलेंस शीट आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते थे, अब वर्टिकल फॉर्म में बनाने हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट रेशियो कौन से हैं। यहाँ पे आपके पास करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला था आपका करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जनरली नॉलेज दे रही हूँ, इस पर डिटेल में मैं समझाऊंगी। ठीक है, जब इस पे वीडियो आएगा, यानी कि आपका ये जो रेशियो स्टार्ट होगा अकाउंटिंग रेशियो, तब मैं इस पे आपको पूरा प्रैक्टिकली अच्छे से समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये तो करंट, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक हाईलाइट जैसा दे रही हूँ कि क्या है ये चीज़। ठीक है, तो बैलेंस शीट रेशियो में जैसे कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो है, लिक्विड को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं या क्विक रेशियो भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके नाम है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई आ सकता है, नाम आया गया है लिक्विड रेशियो, तो उसको हम इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो, इस तरह से हम बोल सकते हैं। यहाँ पे करंट रेशियो का फॉर्मूला आपका करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, याद रखो। लिक्विड रेशियो क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्लियर है इतना? ठीक है, हो सके तो नोट पेन लेके बैठो, लिखते जाओ, ये चीज़ आपको आगे चैप्टर में काम आने ही वाली है। ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते रहो, गेन करते रहो, तो आगे और बढ़ते जाएगा आपका नॉलेज और अच्छे से समझ में आएगा। अब है आपके पास इनकम स्टेटमेंट रेशियो। तो इनकम स्टेटमेंट रेशियो में आपके पास है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। सबसे इजी फॉर्मूलाज अगर रेशियो में इसको याद रखना इनकम स्टेटमेंट के रेशियो है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो क्या करना है, बस ऊपर आपके पास लिख देना है कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, अपन हो जाते हैं आपका नेट सेल। ओके, क्या हो जाता है अपन नेट सेल इंटू 100 कर देते हैं, क्योंकि रेशियो है ना। ठीक है, तो इंटू 100 कर देना है, परसेंटेज में वहाँ पे हमें आंसर मिलता है, या फिर (1) इस तरह से लिखते हो। मैं आपको प्रैक्टिकली समय बताऊंगी, यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आप हाईलाइट दे देती हूँ। ठीक है, पहले ही बोला आपको। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सेम वे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग के अंदर अभी कुछ एक्सपेंसेस है। ठीक है, 3 टाइप्स के एक्सपेंसेस आते हैं आपके पास, जैसे कि हो जाती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, इस तरह से 3 एक्सपेंसेस रहेंगे ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर। तो उसके फार्मूला जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी कि AE, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, या फिर इसको हम लोग ऑफिस से रिलेटेड है ना, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। फिर आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और फाइनेंस एक्सपेंसेस। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस और सेलिंग, इस तरह से 3 टाइप के एक्सपेंसेस रहेंगे, और फिर इस पे हम लोग सम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना 3 टाइप के एक्सपेंसेस हैं। ये तो हो गया आपका इनकम स्टेटमेंट रेशियो। ठीक है, अब कंबाइंड और मिक्स रेशियो, ये थोड़ा सा इन दोनों के मुकाबले थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट जा सकता है, लेकिन इतना नहीं है। ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो कंबाइंड और मिक्स रेशियो देखते हैं यहाँ पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलता है, इस पे मैंने प्रैक्टिकली सम आगे रखे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसमें वीडियोस। तो यहाँ पे करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटी लेस करते हैं, तब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि वर्किंग कैपिटल मिलती है। इस तरह से फिर उसके अंदर हम लोग सब ऐड करते हैं, यानी वो पूरा फॉर्मेट है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI कैसे मिलता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे पूरा। ठीक है, तो वो देखेंगे हम। अब देख लेते हैं मीनिंग किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज विच प्रिपेयर पीरियडिकली। ठीक है, अब आपने पता है बैलेंस शीट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, इनकम स्टेटमेंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं,
ऑफ कोर्स पता है ना सबको, 11th पूरा किया, 12th ये लास्ट चैप्टर चालू है हमारा, तो ऑफ कोर्स सबको पता है कि भाई हम लोग बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो क्यों प्रिपेयर करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, हमारे असेट्स के हाँ कितने हैं, हमारी लायबिलिटी कितनी है, हमारे जो मार्केट के अंदर इमेज है यानी कि हमारी रेप्यूटेशन है वो कितनी है, आपकी गुडविल चेक की जाती है। ठीक है, और बाकी क्या रहता है भाई, हमारे फिक्स असेट्स कितने हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। ओके, और हमारे प्रॉफिट कितने हैं, लॉस कितने हैं, ये सब के लिए इनकम स्टेटमेंट। तो ये सब चीज़ें किसके लिए, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मार्केट में क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, और वो कैसा रहता है, हम लोग 1 साल के लिए बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट हो या इनकम स्टेटमेंट, कितने 1 ईयर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए वहाँ पे बोला कि विच आर प्रिपेयर पीरियोडिकली जनरली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑल द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस इज समराइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, द स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर बाय द बिजनेस। अब किसके लिए, मैंने अभी आपको बताया भाई स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, बिजनेसमैन क्यों बिजनेस के अंदर एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, जैसे कि वो बैलेंस शीट हो या फिर इनकम स्टेटमेंट हो। ठीक है, तो मोस्टली बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, तो इनकम स्टेटमेंट नहीं, तो यहाँ पे कैसा हुआ फिर, ठीक है चलेगा, बैलेंस शीट रेशो या इनकम स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, इनकम बोलते हैं, यहाँ पे नाम ही क्या लिखा, इनकम स्टेटमेंट रेशियो, यानी कि यहाँ पे क्या फाइंड आउट होता है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, उसकी सॉल्वेंसी कितनी है, बिजनेस का ग्रोथ कितना है, ये सब जज करता है कौन, जो हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। ठीक है, या फिर स्टेटस, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, कि द स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस टू फाइंड आउट प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस टू जज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेटस आर कॉल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। था इजी है। ठीक है, आगे, दिस स्टेटमेंट गिव कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड मैनेजरियल परफॉर्मेंस। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, क्या दिखाता हमें, फाइनेंशियल पोजीशन क्या और परफॉर्मेंस क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंटिंग एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, पूरे साल का एनुअल रिपोर्ट, यानी कि पूरे साल का रिपोर्ट उसके अंदर हम प्रेजेंट कर देते कि भाई ये चीज़ें हैं, ये नहीं है, हमारे पास इतना है, इतना नहीं है, सब कुछ उसके अंदर डिटेल्स आ जाती है। ओके, आप लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा पार्टनरशिप डीड, डॉक्यूमेंट्स रेडी करते तभी। ठीक है, तो वो कैसा इस तरह से ही रहता है, उसके अंदर भी सब आ जाता है, आपके जितने होगा उतना रिपोर्ट, यहाँ पे भी सेम वे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द प्रॉफिट कंसर्न एज वेल एज नॉन प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो दोनों प्रिपेयर करते, चाहे वो प्रॉफिट कंसर्न हो या फिर एनपीओ हो। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हो। ओके, तो आगे देखते हैं अभी हम। अब कितने टाइप्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, देर आर 2 इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, देर आर 2 इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अंदर है आपके पास फर्स्ट बैलेंस शीट, उसको बोल सकते हैं हम अपोजिशन स्टेटमेंट। क्या बोल सकते हैं उसको हम, अपोजिशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट, यानी कि आपकी असेट्स कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है, वो आपकी पोजीशन दिखाती है, भाई आप कर्जे में हो या फिर आपके पास असेट्स ज़्यादा है, आपकी जमा पूंजी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी पोजीशन दिखाती है मार्केट में, इसके लिए बैलेंस शीट को बोला गया पोजीशन स्टेटमेंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसको बोला गया एंड इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्यों भाई, आपकी इनकम कितनी है, आपकी रेवेन्यू कितनी है, आपका प्रॉफिट कितना है, आपका लॉस कितना है, आपका नुकसान कितना है, ओके, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। तो ये सब चीज़ें यार, आपको कितना रिसीव हो रहा है, कितना आपको पे करना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें हम किस में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए उसको बोला गया है एंड इनकम स्टेटमेंट। ओके, तो ये ध्यान में रखना, बैलेंस शीट क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, एंड इनकम स्टेटमेंट। अब इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंक्लूड 2 एस्पेक्ट्स। अब 2 एस्पेक्ट क्या है, एक तो एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं भाई, हम डेटा को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं डेटा की, जो भी डेटा आपने प्रिपेयर किया रखा है, जमा करके रखा है, जो भी डेटा, ठीक है, मार्केट से निकाला हमने। इट प्रोवाइड्स मैथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी परफेक्टली मेथोडिकल क्लासिफिकेशन हमें प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, और सेकंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रेट करना यानी कैसा, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स आते हैं। ठीक है, इस तरह से डायग्राम्स आते हैं, तो वहाँ पे समझो बार ग्राफ है, तो इस तरह से आपको ग्राफ रहता है कि भाई इतने साल में समझो रेन का ले लिया है, तो यहाँ पे रहेगा भाई इतने, जब समझो यहाँ पे हो गया आपका कोई भी एक ईयर डाल दो। ठीक है, अभी कौन सा चालू है, अपना 20 चालू है, तो यहाँ पे हम ईयर डाल सकते हैं कि भाई 1999 में इतना बारिश गिरा, फिर इस तरह से डिटेल्स रहता है आपके पास। ठीक है, समझो अभी 20 है तो 2020 में
फिर इस तरह से, फिर यहाँ पे ऐसा ग्राफ रहता है। तो ये जो हम करते हैं ना, ये क्या करते हैं, ग्राफ का इंटरप्रेट करते हैं ना, फिर उसको एनालाइज करके लिखते हैं। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा रहता है, उसको हम क्या करें, स्टडी करें, और फिर उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन डालते हैं। वही एनालिसिस ऑफ डेटा या इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, इंटरप्रेट करना, स्टडी करना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना। तो वो क्या है, इट मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा। राइट है, मैंने वही चीज़ आपको बताई कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इंटरप्रेट ऑफ डेटा, यानी कि इट मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंग, यानी ये जो भी रहेगा उसको हम एक्सप्लेन करते हैं नीचे पैराग्राफ में, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, तो आगे अभी फॉर्मेट है, बता ही देती हूँ फॉर्मेट आपको। ठीक है, फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, क्योंकि इस पे ही सम है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, अब मैंने आपको बताया वैसा बैलेंस शीट कैसा रहेगा, वर्टिकल फॉर्म में। अभी तक आप प्रिपेयर करते आ रहे थे कौन सा फॉर्मेट में, हॉरिजेंटल फॉर्मेट में। ठीक है, तो बैलेंस शीट नीड्स टू बी अरेंज इन वर्टिकल फॉर्मेट विच इज सुटेबल फॉर फर्दर एनालिसिस। ओके, अभी फॉर्मेट कैसा, यहाँ पे जो भी कंपनी रहेगी नाम लिखना, बैलेंस शीट एज ऑन रहता है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट ईयर एंड डेट रहता है, जबकि बैलेंस शीट एज ऑन रहता है। ठीक है, तो वर्टिकल फॉर्मेट है तो टी शेप में, यानी कि वर्टिकल शेप में पर्टिकुलर अमाउंट इस तरह से लिख दोगे, यानी अमाउंट 2 कॉलम क्यों, इनर आउटर कॉलम, ये तो पता ही होगा सबको। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे क्या, सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड यानी कि ये होती है आपकी लायबिलिटी। अगर नहीं ध्यान में आता तो लिख लो यहाँ पे ये आ जाएगी आपकी लायबिलिटी। ठीक है, सोर्सेस ऑफ फंड यानी पूरा पार्ट आपका लायबिलिटी का, और एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी ये हो जाएगा आपके असेट्स। ठीक है, एकदम इजी वे में समझा दूंगी, फॉर्मेट भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। ये हो जाएगी आपके असेट्स। सोर्सेज ऑफ फंड यानी सिर्फ लायबिलिटी साइड लिखनी है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी पूरी असेट साइड की लिखनी है। ठीक है, इतना चीज़ें करना है साथ में। अब फॉर्मेट के अंदर आएगा क्या, जैसे कि ए है ओनर्स फंड और शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, या फिर इसको हम प्रोप्राइटर फंड भी बोलते हैं, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ओनर्स फंड, शेयर होल्डर फंड्स या फिर प्रोप्राइटर फंड। ठीक है, इसके अंदर ये तो मेन हेडिंग हुआ, उसके अंदर आपके पास शेयर कैपिटल, अभी सब पे डिपेंड रहेगा भाई, इक्विटी ये प्रेफरेंस है, जो भी रहेगा यहाँ पे लिखोगे, इनर कॉलम में डालोगे। फिर उसके अंदर ऐड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे कि आप लोग हॉरिजेंटल बनाते हैं तो वहाँ पे भी शेयर कैपिटल, फिर आपके पास जनरल रिजर्व रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहा, ये सब चीज़ें हम लिखते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, बस देखो वैसे ही जाना है। उसके बाद आपके सब लायबिलिटीज यानी कि करंट लायबिलिटी को हम एप्लीकेशन ऑफ फंड में यानी कि असेट्स में लिखते हो, बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो ये इतना चीज़ें आपको ध्यान में आ गया। इसको वर्टिकल जब प्रिपेयर करोगे ना, हॉरिजेंटली को ध्यान में रख के करना आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लायबिलिटी है तो ये सब लायबिलिटी साइड का यहाँ पे लिखना है, उसको हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। ठीक है, तो ये लिख लोगे। लेस करते हैं हम यहाँ से फिक्टिशियस असेट्स, और तो हमें मिलता है नेटवर्थ या ओनर्स फंड। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपके पास बोरोड फंड, ये तो पूरा था ओनर फंड यानी कि खुद के सेल होल्डर के फंड। अब ये क्या है, बोरोड फंड यानी कि जो हमने उधारी से खरीदा है, यानी उधारी से खरीदा इन द सेंस कि समझो बैंक से लोन लिया, ये पब्लिक ने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो ये सब अगर पब्लिक ने आपके कंपनी में, पब्लिक ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उसको हम डिबेंचर बोलते हैं, और बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन हो, तो सिंपल है। ठीक है, ये बैंक लोन भी, यहाँ पे भी लोन 2 टाइप्स के रहेंगे, एक तो सिक्योर लोन और एक तो अनसिक्योर लोन। अगर बैंक लोन है तो ये सिक्योर लोन होता है, और पब्लिक से लोन लेते हैं तो उसको हम अनसिक्योर लोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो बोरोड फंड में बैंक लोन और डिबेंचर्स। अब इतनी चीज़ें आपके पास मोस्टली देखो आप लोग हॉरिजेंटली फॉर्मेट लेके बैठना, मैंने बोला वैसे। लायबिलिटी साइड देखो इतनी चीज़ें मोस्टली रहती है। ठीक है, करंट लायबिलिटी रहती है, मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। ठीक है, उसको सोर्सेस ऑफ फंड में नहीं डालना है, बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये तो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे पूरा हम टोटल करेंगे, इनर आउटर लिख के उसके बाद टोटल फंड्स अवेलेबल। ठीक है, ये लिख लोगे आप। ओके, ये लिख लोगे टोटल फंड अवेलेबल, तो ये हो जाएगा आपके पास, यानी कि हम टैली करते हैं फिर बाद में सम को। ठीक है, टैली किस तरह से करते हैं, ये तो आ जाएगा आपके पास, टोटल रहेगी जो भी रहेगी। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी कि कौन सा लिखोगे, असेट्स लिखोगे। ठीक है, तो असेट्स को किस तरह से करना है, जितने भी आपके पास असेट्स है। अब असेट्स में भी आपके पास बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, जैसे कि फिक्स असेट्स हो गया, फिर उसके अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल हो गया। ठीक है, इस तरह से रहता है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास फिक्स असेट्स, जैसे कि आपको पता है
है फिक्स है भाई, फिक्स असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग रहता, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब चीज़ें रहती है। तीनों कॉलम में डालो, उसका टोटल करके आउटर कॉलम में डालो। फिर आपके पास सेकंड हेडिंग आएगा इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान में रखना, सेकंड आएगा इन्वेस्टमेंट। अगर सम के अंदर है तो लिखो, अदरवाइज कुछ नहीं, बाकी फॉर्मेट खाली फॉलो करना है, इसके लिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। फिर आता है आपका वर्किंग कैपिटल। अब ध्यान देना, मैंने आपको बताया था लास्ट जब बैलेंस शीट मैंने आपको इसके लिए बोला था कि भाई आपके सामने वो हॉरिजेंटल वाला भी लेके बैठना है। कौन सी चीज़ें यहाँ पे आएगी वो बताती हूँ। अब वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में मिलेगा कैसे, तो करंट असेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे ना, तो हमें मिलेगा वर्किंग कैपिटल। ओके, इतना ध्यान में रखना भी, यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा दिया, इतना ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, खाली इतना ध्यान में रखना। वर्किंग कैपिटल हमें कैसे मिलता है, जो हमारे पास करंट असेट्स है ना, उसमें से हम करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं। इसके लिए करंट लायबिलिटी को हम यहाँ वहाँ पे नहीं दिखाते सोर्सेस ऑफ फंड में, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो वर्किंग कैपिटल, अब करंट असेट्स आपको पता है 3-4 चीज़ें रहती है, कौन कौन सी, एक तो कैश और बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, फिर आपके पास स्टॉक, ये सब चीज़ें रहती है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें वो मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगी, ठीक है, सम के अंदर। तो इसके लिए बोलती हूँ बने रहना हर एक वीडियो के लिए, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से सीखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे इतना सारा दे दिया है कि भाई टोटल क्विक असेट्स, नॉन क्विक असेट्स, ये सब चीज़ें क्या है वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, हर एक सम के अंदर परफेक्टली समझ में आएगा। तो ये खाली इतना ध्यान में रखना, वर्किंग कैपिटल कैसे मिलते हैं, करंट असेट्स में से हम करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी में क्या क्या रहता है आपके, मोस्टली क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये सब चीज़ें रहती है। तो ये सब करेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका, ये तो हो गया वर्किंग कैपिटल मिलेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बोला है, यहाँ पे छोड़ नहीं रही हूँ, ठीक है, मैंने बोला है मैं ये समझाऊंगी कि भाई टोटल क्विक असेट्स, नॉन क्विक असेट्स क्या है, क्विक असेट्स क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली सब में बताऊंगी। ओके फाइन, फिर भी यहाँ पे हाईलाइट दे देती हूँ, क्विक यानी क्या है, बराबर। तो क्विक यानी कैसा, क्विक बोलते हैं ना तुरंत हो जाने वाली, यानी कि यहाँ पे लिक्विड के अंदर तुरंत जो ये होती है, ट्रांसफर होती है, उसको हम क्विक असेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन क्विक यानी कैसा, नॉन क्विक के जो जल्दी तुरंत लिक्विड के अंदर ट्रांसफर नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं नॉन क्विक। जैसे कि स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया और एडवांस हो गया। सेम वे यहाँ पे नॉन क्विक लायबिलिटी, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये नॉन क्विक लायबिलिटी है। क्लियर है अभी, ठीक है, यहाँ पे भी समझा दिया आपको। अब ये वर्किंग कैपिटल, तो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। लास्ट में टोटल करोगे आप, कौन सा, एक तो आपका फिक्स असेट्स प्लस सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड वर्किंग कैपिटल, तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल फंड एम्प्लॉय, या फिर आपके पास यहाँ पे रहेगा टोटल एप्लीकेशन फंड। और ये दोनों टैली होना चाहिए। अभी ये तो आपको पता है, ऑफकोर्स बैलेंस शीट अपनी टैली होती है, असेट्स की टोटल और लायबिलिटी की टोटल। सेम वे यहाँ पे भी सोर्सेस ऑफ फंड का टोटल, और यहाँ पे एप्लीकेशन का टोटल। ये आपका जो टोटल है ना, टोटल फंड अवेलेबल, यहाँ पे टोटल सोर्सेस ऑफ फंड लिख सकते हो, ठीक है, या कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये जितना आता है उतना ही सेम आपका यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है, ये टोटल होनी चाहिए सेम। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ये आपका फॉर्मेट हो गया, मीनिंग हो गया एकदम अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सम के साथ, प्रैक्टिकली सम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।